Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter 12 of class 8, which is sound. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Now sound क्या होती है? Sound help us to communicate with others. साउंड से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं. अगर हमें ना तो साउंड सुनाई देगी ना हम किसी को आवाज़ दे पाएंगे तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी होता है और किसी को आवाज़ लगाना भी ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये जो आवाज़ होती है इसी को साउंड कहते हैं. अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, हमें कोई भी आवाज़ कैसे सुनाई देती है? बाय द वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देती है. अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसी को वाइब्रेशन कहते हैं. आपने वाइब्रेशन को फील भी किया होगा, है ना. वाइब्रेशन जब होता है तो आपको कैसा लगता है, कोई चीज एकदम धड़ 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 ऐसे होता है ना, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वाइब्रेशन की? टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन. ठीक है, आगे पीछे का जो मोशन होता है, पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, इसी को वाइब्रेशन कहते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है साउंड के, जैसे कि इफ यू स्ट्राइक अ स्कूल बेल इट वाइब्रेट्स. आप स्कूल में अगर घंटी बजाओगे तो वो वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेशन के साथ में उसका साउंड प्रोड्यूस्ड होगा, है ना. सिमिलरली इफ यू प्लक अ स्ट्रेच रबर बैंड, आप रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करके रखो और फिर यहाँ से उसको मूव करो, और मूव करने के बाद जैसे ही छोड़ोगे तो वो टंग से उसकी एक आवाज आएगी, है ना. तो इसने पहले क्या किया, वाइब्रेट किया और फिर साउंड प्रोड्यूस किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हियर द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब जैसे आप गिटार ले लो या फिर हारमोनियम ले लो, ये सब क्या करते हैं, जब पहले वाइब्रेट करेंगे और फिर उसके बाद में साउंड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन अ प्लेट. जब आप प्लेट पे स्पून से टंग करके आवाज करोगे तो पहले तो वो प्लेट में से वाइब्रेशन होगा और उसी के साथ में साउंड प्रोड्यूस्ड होगा. ओके, नाउ इसके बाद एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक मेटल की डिश लेनी है और उस मतलब कि एक प्लेट लेनी है, उसमें आपको पानी भरना है. आप क्या करो, उस प्लेट में को आप स्पून से टंग कर दो. ठीक है, और टंग करने के बाद में जैसे ही आप टच करोगे आपको वाइब्रेशन फील होगा, और वाइब्रेशन तो फील होगा ही, उसी के साथ में आप देखोगे जो पानी है वो भी मूव करेगा. तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. ये एक क्या है, एग्जाम्पल है ये शो करने का कि साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी से. पहले वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उसी के साथ में साउंड प्रोड्यूस होगी, इसी का ये एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वीणा है, वीणा का क्या होता है वाइब्रेटिंग पार्ट? स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो. सिमिलरली सितार और वायलिन का भी क्या होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है. तबला और ड्रम में क्या होता है, उसकी एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है. आपने तबला देखा होगा, ऐसा होगा. ये क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ना. तो इस पे जब आप मारोगे तो इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे जब आप मारोगे तब वाइब्रेशन होगा और उसके साथ साउंड निकलेगी. और फ्लूट और शहनाई में एयर कॉलम्स होते हैं उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स. अब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको मारने पे आवाज आती है. ठीक है, जैसे कि बेल है, उसको आप मारोगे, स्टक करोगे तभी आवाज आएगी. घातम, मंजीरा, जल तरंग, कारतल, ये सारे क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप बजाने पे आवाज आएगी. ठीक है, इसको मारने पे, स्टक करने पे आवाज आएगी. जल तरंग क्या होता है, ऐसे ऐसे बोल्स होते हैं, 7 बोल्स होते हैं, इस पे आप स्पून से ऐसे मारते हो, तो ये होता है जल तरंग. कारतल आपने देखा ही होगा, ये हाथ में लेते हैं. मंजीरा भी हाथ में लेकर के बजाते हैं. ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस. ह्यूमन बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है उसके बारे में. Human beings have a voice box or larynx
विच प्रेजेंट इन द थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। अब ह्यूमन बॉडी में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है या फिर लैरिंग्स भी बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स को, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप है उसके अपर साइड में, ठीक है, आपके गले में बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड में। नाउ अब लैरिंग्स में क्या होता है? 2 वोकल कॉर्ड्स होती है और विच हैव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम। ये 2 वोकल कॉर्ड्स के बीच में नैरो स्लिट होती है so that air can pass through them, इसमें इसके बीच में से एयर पास हो सके। Now as the lungs throw air out of the windpipe, it passes through the slit and hence allows the production of sound as the vocal cords। जैसे आप इनहेल एक्सेल करते हो या फिर आवाज लगाते हो तो उसमें से क्या होती है? विंड पाइप में से एयर थ्रू होती है and it pass through the slit and hence allows the production of the sound। Now this vocal cord muscles also play a role in the production of the sound। ये vocal cord muscles के वजह से ही sound produced होता है और इसकी थिकनेस और टाइटनेस डिसाइड करती है कि आपकी आवाज कैसे आएगी, ठीक है। आपने देखा होगा डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आवाज होती है, मेल्स की भी फिर अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है, बच्चों की अलग टाइप की होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस एंड द टाइटनेस ओके ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड इन मेल्स आर ऑफ लेंथ 20 mm, जिससे उनकी आवाज क्या होती है? हल्की होती है, भारी होती है। और फीमेल्स की 15 mm लॉन्ग होता है वोकल कॉर्ड। चिल्ड्रन की बहुत ही शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है। हैंस द क्वालिटी ऑफ वॉइसेस आर ऑलवेज डिफरेंट इन मैन, विमेन एंड द चिल्ड्रन। नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि हम किसी को आवाज लगाते हैं तो आवाज दूसरे तक पहुंचती कैसे है। ये कैसे पहुंचेगी? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द मीडियम के वजह से वो आवाज एक दूसरे तक प्रोपगेट होती है, ठीक है। द मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस मैटर से साउंड सब तक पहुंचती है, ट्रांसमिट होती है, उस मैटर को हम मीडियम बोलेंगे। ये मीडियम सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस भी हो सकता है। अब सॉलिड अगर हमारा मीडियम सॉलिड है तो उसमें साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके बुक में, जिसमें क्या हुआ है? साउंड ट्रेवल्स थ्रू द वुडन टेबल इफ वी स्क्रैच एंड वन एंड हियर फ्रॉम द अनदर एंड, ठीक है। एक वुडन की आप क्या कर लो, रॉड ले लो या टेबल ले लो, आप यहाँ पे कान लगाओ और यहाँ से कोई अगर आपको स्ट्रेच करेगा, कोई दूसरा पर्सन यहाँ स्ट्रेच करेगा तो इसकी साउंड आपको इस एंड तक भी सुनाई देगी। तो इससे पता चलता है कि साउंड है वो सॉलिड के मीडियम से भी ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है, इसका एक अनदर एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें कि एक वाटर का टब को फिल करके रखा हुआ है और फिर हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे कान लगा के सुनेंगे और यहाँ से एक चम्मच को अंदर ले जा करके स्टक करेंगे। तो अब जब यहाँ पे आप कान लगाओगे तो आपको वाटर में भी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर मीडियम्स में भी क्या होता है? साउंड ट्रैवल करती है, ठीक है, एको होती है। यहाँ पे क्या होती है? उनकी आवाज एको होती है। एको मतलब गूंजती है। नाउ व्हेन एयर इज द मीडियम, अगर एयर आपका मीडियम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम सब लोग हमारी आवाज को सुनते हैं बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ द एयर। एयर के मीडियम से ही आवाज हम सब तक पहुंचती है और हम एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नो एयर, जहाँ पे कोई एयर नहीं हो, बिल्कुल विदाउट एयर है। अगर आप कोई भी ग्लास टम्बलर में से पूरी एयर निकाल दो तो वहां पे फिर साउंड है उसको कोई मीडियम मिलेगा ही नहीं, तो वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, इसलिए तो फिर हमको वहां पे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। अ वैक्यूम रेफर्स टू द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मैटर, ठीक है। नाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम अपने ईयर्स से कैसे आवाज सुन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी ऑल नो दैट हमारा जो ईयर होता है वो बिल्कुल फनल के शेप का होता है, ठीक है। ये हमारा आउटर ईयर है, ये हमारी ईयर कैनाल है जिसको कि हम
ईयरबड से क्लीन भी करते हैं। और ये हमारा ईयर ड्रम है, यानी कि कान का पर्दा है। ईयरबड से कभी भी हमको बहुत पीछे तक ईयर नहीं क्लीन करना चाहिए, इससे ईयर ड्रम जो है उससे फटने का डर रहता है, यानी कि कान के पर्दे के फटने का डर रहता है। ठीक है, और ये हमारा इनर ईयर है। तो होता क्या है कि साउंड एंटर्स द ईयर, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल। साउंड जब पहले यहाँ पड़ती है, कान पे पड़ती है और कान से ईयर के कैनाल में जाती है। At the end of this canal is a thin stretched membrane called the eardrum. अब ईयर कैनाल के एंड पे क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे ही आवाज यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आएगी तो इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। तो ईयर ड्रम क्या करेगा, इस वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाएगा। ये इनर ईयर ड्रम का क्या काम होता है, जो भी साउंड इस पे पड़ती है फिर ये वाइब्रेट होता है, तो इस वाइब्रेशंस को वो इनर ईयर तक पहुंचाएगा और इस इनर ईयर से फिर वो आवाज हमारे ब्रेन तक जाती है और इस तरीके से हम कोई भी आवाज को या कोई भी साउंड को सुन पाते हैं। दैट इज वो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज द होल प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, ये जैसे पेंडुलम होता है, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है और इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब एक सेकेंड में इस पेंडुलम ने कितना ऑसिलेशन किया है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हर्ट्ज में। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, और इंग्लिश में HZ। ये H बड़ा होता है थोड़ा और Z छोटा होता है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक ऑसिलेशन को एक उसकी 1 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम इन 1 सेकेंड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ने एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशन किए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी। ओके, अब है फ्रीक्वेंसी को हमने पूरा डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है साउंड की। नाउ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटरी बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये ऑसिलेटरी हमारा क्या है, बॉडी है, ऑसिलेटिंग बॉडी है, इसने यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। फिर ये वापस सेंटर पोजीशन में आया, फिर इसने यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसको, इस डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है कि वो अपने सेंटर पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो ही उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, OA एंड OB आर द एम्पलीट्यूड्स है। नाउ अब हमने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पढ़ लिया है, अब हम लाउडनेस पढ़ेंगे। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लिख दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब इफ एम्पलीट्यूड इज लेस द साउंड विल बी फीबल, यानी कि कम होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो साउंड भी ज्यादा होगी, लाउड होगी। लाउडनेस को एक्सप्रेस करते हैं हम डेसिबल में, और अबाउ 80 डेसिबल हम बिल्कुल भी कान को से आवाज सुन ही नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा लाउड वॉइस होती है 80 dB की साउंड। 80 dB की साउंड बहुत ज्यादा हाई होती है, हम उसको नहीं सुन सकते हैं। अब हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसका लाउडनेस कितना होता है, 10 dB। सॉफ्ट अगर विस्पर करते हैं, छोटे ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं तो कान में फुसफुसाहट करते हैं, उसकी साउंड होती है 30 dB।
नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की 60, बिजी ट्रैफिक होता है उसकी 70, और जो फैक्ट्री से आवाजें आती है जिसको कि हम बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं वो होती है 80 dB की. So that is all about the loudness. Now we'll discuss about the pitch. Now what is pitch? The pitch of a sound depends upon the frequency. ये pitch किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे. लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, pitch डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. Now sound with higher frequency has higher pitch and sound with lower frequency has lower pitch. ठीक है. अब हायर फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स क्या होते, अब जैसे कि ड्रम है वो वाइब्रेट करता है लोअर फ्रीक्वेंसी पर, तो वो उसकी लोअर पिच होगी. और जो विसल होगा, आपने देखा होगा विसल यानी कि सीटी, उसको सीटी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है तो उसकी पिच भी बहुत ज्यादा हाई होती है. और जो ड्रम है वो क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो उसकी पिच भी बहुत लोअर होती है. अदर एग्जाम्पल्स है जैसे कि चिल्ड्रन एंड विमेन है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं तो उनकी साउंड भी बहुत ज्यादा हायर पिच की होती है. और एडल्ट मैन होता है, उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है तो उसकी साउंड भी लोअर पिच की होगी. ठीक है. Birds make higher pitch sound, lion makes lower pitch sound. That are some of the examples which are given in your book. Now we'll discuss about what are the audible sounds and the inaudible sounds. सिंपल वे में बोलूँ तो साउंड्स जो कि हम ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड्स कहेंगे. इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. और ऐसे साउंड्स जो कि ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते उसको इनऑडिबल साउंड्स कहेंगे. एनी साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड्स होती है उसको ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते. या फिर 20,000 से ऊपर की जो रेंज होती है उसको भी ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते. सो ये होती है इनऑडिबल साउंड्स की रेंज. अब जैसे डॉग है वो क्या सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है. इसका मतलब होता है हायर देन. ठीक है. तो डॉग कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड वो सुन सकता है. नेक्स्ट हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो भी क्या करते हैं 20,000 हर्ट्ज से भी हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. नेक्स्ट है हमारा नॉइज क्या होती है, अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड द नॉइज एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलर वाइब्रेशंस. एग्जांपल्स क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लासरूम, हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स. म्यूजिकल साउंड्स होते हैं जो कि प्लेजेंट होते हैं हमारे ईयर्स को सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो होते हैं म्यूजिकल साउंड. इट कैन बी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी हो सकते हैं या कुछ बर्ड्स के भी हो सकते हैं. एनी साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू ईयर्स इज नोन एज द म्यूजिकल साउंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉइज पॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? Excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. These are some of the causes. क्यों होती है noise pollution? क्यों होती है? एक तो होती है because of the sound of the vehicles, busting of the crackers, machines और the loudspeakers. अब किचन में देखो तो किचन अप्लायंसेस भी नॉइज करते हैं. मिक्सी आप चला देते हो, वॉशिंग मशीन चला देते हो, that are all the unpleasant noise pollution. TV and radio at the higher volume, डेजर्ट कूलर्स इन द AC, ये सारी कॉजेज होती है नॉइज पॉल्यूशन की. इससे हार्म क्या होता है? हार्म होता है लैक ऑफ स्लीप. हम सो नहीं पाते हैं, हाइपर टेंशन हो जाती है, कई बार हाई BP की प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है. टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, मतलब कि हमें कुछ टेम्पररी मतलब कुछ देर तक सुनना बंद हो जाता है, या तो परमानेंट यानी कि पूरी तरीके से हमारे हियरिंग का लॉस हो जाता है. नाउ व्हाट आर द measures that can be taken to avoid the noise pollution. इसमें सबसे पहले है silencing devices. हमको हमारे बाइक्स में और जो कुछ व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उसमें साइलेंसिंग डिवाइसेस इंस्टॉल करने चाहिए. ठीक है. इन एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और कुछ होम अप्लायंसेस में, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन ना हो.
नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। जो कुछ कंस्ट्रक्शंस होते हैं या कुछ फैक्ट्रीज होती है जो कि नॉइज पॉल्यूशन करती है, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द आवर हाउसेज। नाउ यूज ऑफ द हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखो बहुत से हॉर्न्स बजाए जाते हैं बिना फालतू के, तो उनको भी मिनिमाइज करना चाहिए। TV and music should be at lower volume and trees must be planted along the roads। ट्रीज क्या करते हैं, नॉइज को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहां पे तो कम से कम ट्रीज को ग्रो करना ही चाहिए ताकि क्या वो साउंड एब्जॉर्ब हो सके। So this was all about this chapter sound, and for more such notes you just subscribe to my channel Science Simplified Notes. Till then keep learning and all the best. Bye bye.